है और बहुत आनंद में है कि हमारे साथ आज समीर भैया है, समीर जॉली जी। और समीर भैया की सब अनुभव, सब स्टोरीज आज सुनेंगे। और आप लोग दो चीज जरूर करना। आप फेसबुक में अपना जो अकाउंट है उससे आप ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं, वॉच पार्टी कर दीजिए। हाँ, तो आपके जो भी फॉलोवर्स है वो भी ये अद्भुत और जबरदस्त गुरु भक्ति की स्टोरी सब सुन पाए, वाइल्ड टीपी के कामों की स्टोरी सुन पाए। तो ये पहले तो समीर भैया, जय गुरुदेव। देखो, कैन यू सी मी? यस, आई कैन सी यू। आप क्लियरली दिख रहे हैं। ओके। आपकी आवाज मुझे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? या आई कैन हियर यू एज वेल। सुन रही है जी, अच्छे से सुन रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो समीर भैया, जय आपका खूब गुरु। खूब स्वागत है। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि आप सबके प्रिय है और हमारे भी बहुत प्रिय है। तो और आज की आप चर्चा हमारे प्रिय हैं। तो भैया आज की चर्चा, आप अभी आश्रम आश्रम में है, तो थोड़ा सा आश्रम के बारे में बताइए, आप जहाँ हैं। और बस पहला प्रश्न यही है कि हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग से शुरू करते हैं। तो ऑल टू यू, आप अपनी थोड़ी कहानी बताएं कि आर्ट ऑफ लिविंग से पहले आपका जीवन क्या था, आप क्या करते थे। हाँ, तो एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मैं दूंगा समीर भैया का। समीर जॉली जी बहुत सीनियर यंग टीचर है। उनका जो एंथुजियाज्म है और जो कमिटमेंट है इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल। मतलब सब बहुत सारे यूथ लोगों को उन्होंने जबरदस्त इंस्पायर किया है हमें। तो समीर भैया से अब सब सुनेंगे। तो ओवर टू यू समीर भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जिगीश भाई। तो ये एक एक बहुत ही अद्भुत बात हुआ है कि हम लोग का इस बहाने मिलना और ये चिट चैट हो रहा है। और वो बोलते हैं ना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो ये खास बात है कि हम लोग इस तरीके से भी ऑनलाइन मिलके ये सब चीज पे चर्चा कर पा रहे हैं। तो हाँ जी सर। सबसे पहली बात तो मैं इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं अभी जी दीफू में हूँ। दीफू जो है ये कार्बी आंगलोंग करके एक जगह है। तो कार्बी आंगलोंग बोलने से कार्बी एक ट्राइब है, हाँ, एक जनजाति है आसाम की। और आंगलोंग बोलने से पहाड़ होता है, छोटे छोटे पहाड़। तो भारत के संविधान में एक, अभी मैं एकदम कॉम्प्लेक्स इश्यूज से शुरू कर दिया। भारत के संविधान में एक सिक्स शेड्यूल है, छठा जो है सिक्स शेड्यूल। तो उसके अंतर्गत जो जनजातियों को विशेष अधिकार होते हैं। तो वो अपने ही स्वायत्तता उनको मिलती है अपने एरिया में खुद से अफेयर्स मैनेज करने की। तो इट इज लाइक अ मिनी स्टेट विद इन अ स्टेट, तो ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनका अपना ही सीईएम होता है, सीएम नहीं बोलते हैं, सीईएम बोलते हैं। तो ओ। वो, हाँ, वो मतलब छोटा चीफ मिनिस्टर होता है किसी से। तो यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट है कार्बी के, कार्बी ट्राइब के, तो उनका एक अपना सीईएम है। हाँ, तो मतलब संविधान के अनुसार ही है सब कुछ। तो यहाँ पे अपना ये बहुत सुंदर सा आश्रम है। कार्बी लोग इधर ज्यादा है, ये जनजाति ज्यादा है। और अब क्योंकि मैंने सोचा था इस बारे में भी बात करूंगा, इधर बाजू में एक और ट्राइब बस्ती है जिनका एक अलग जिला है, वो उसको बोलते हैं एनसी हिल्स। आप काफी हिल रहे हैं जगीश भाई। तो नहीं, मैं तो आपको देख के थोड़ा सा हिल गया हूँ। तो तो जो एनसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है उसमें धीमासा ट्राइब बसता है। जैसे यहाँ पे कार्बी है, वो धीमासा ट्राइब है। जो धीमासा ट्राइब है वो आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी भगवान राम हुए थे कि नहीं हुए थे, महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये जो धीमासा ट्राइब है ये घटोत्कच के वंश के हैं। मतलब जो ओ। भीम का खून जो इनकी रगों में दौड़ता है। तो एक नहीं है, 2-3 लाख लोग हैं यहाँ में। तो और गांव गांव में हिडिंबा की पूजा होती है। तो ओके। तो तो ये कोई मतलब कोई इस संदेह का विषय ही नहीं है कोई बोलने से भी। उनको खाली इधर आना होगा और मिलने सकते हैं ऐसे लोगों से। तो ये तो थोड़ा परिचय हो गया जो स्थान में मैं हूँ इस वक्त उसके बारे में, और जो वातावरण के बारे में। और दूसरा
बात है मेरा व्यक्तिगत परिचय, तो अ, वैसे तो मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और ऐसे ही बचपन से सोचते थे कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ऐसा कई कई रात जाग के सोचते थे कि क्या करें, देश के लिए क्या करने पाएंगे, क्या कर सकते हैं। फिर भी ये सब सोच के भी थोड़ी नाउम्मीदी होती थी। ऐसे लगता था कि हमारी कितनी भी अच्छी इंटेंशन है, जो भारत में उस समय हम अ, अ, जो परिस्थितियां देखते थे उसको देख के काफी निराश हो जाते थे, और फिर ऐसा भी लगता था कि शायद मुझको अपने ये देश में नहीं रहना चाहिए, मुझे तो शायद विदेश चले जाना चाहिए। और ऐसा ऐसा अवसर भी आया था। इनफैक्ट 2001 में मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में था, तो मेरे पास ऑफर था कि यूएस जाने का। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए तो उसके बाद तो ऐसा हो गया, वो बोलते ना, एक वो भगवान के लिए भजन गाया जाता है, तू ही भारत का रखवाला हो, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, है ना, कि तू ही है भारत का रखवाला। तो गुरुदेव से मिलने के बाद लगा कि भाई भारत का रखवाला तो आ गया, तो अब तो भारत में ही भारत के लिए कुछ किया जाए, है ना। तो वही वही जो अपनी एक सपना जो था अपने देश और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का, उसको लेते हुए फिर बस हम भी कूद पड़े अपना कॉर्पोरेट लाइफ सब छोड़ के। हाँ। तो यही है। तो और भैया ये पूछना था कि जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग में मतलब आपको कैसे पता चला कि आर्ट ऑफ लिविंग ये कोर्स है, या आप कैसे जुड़े? मैं ये देखिए, बड़ी अचंभे की बात है कि मैं गुजरात में रहा हूँ, और गुजरात में मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद पता लगा कि गुजरात में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत था। तो मैं अरविंद मिल्स में मैनेजर था। तो अरविंद मिल्स अरे अहमदाबाद में काफी मतलब एक बड़ी कंपनी है। तो पर वो अपनी ही दुनिया में रहते थे, हम मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज और उनके साथ उठना बैठना, तो पता ही नहीं था बाहर की दुनिया कौन है, तो क्या है। तो इसलिए उधर में रहते हुए भी मुझे कभी पता नहीं लगा था कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो उस हमारे मेरे फादर आर्मी से रिटायर हो गए, दिल्ली में नोएडा में सेटल हुए थे 97 में। तो मैं 98 एंड में 99 में आई थिंक, हाँ 99 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ ट्रांसफर किया। तो वहां आने के बाद फिर मुझे मेरे को नया असाइनमेंट दिया गया। तो जो नया असाइनमेंट दिया गया वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, पर पहले से ही मैं मजाक करता था। जब मैंने जिस दिन एमबीए खत्म किया था, हम सबका प्लेसमेंट्स हो गया था, और जब मैं सिम्बाइसिस में था मैं, तो मैंने हम लोग अभी क्या बताना, हम लोग मतलब पीने वीने का शौक था ही एक किस्म से। तो पूना में थे, बेर वार वगैरह जाते ही थे। तो मेरे दोस्तों को मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे ही हम कहीं बार में ही बैठे हुए थे, तो मैंने बोला यार मुझे लगता है मैं एक दिन ये सब छोड़ के चले जाऊंगा। तो सबको मेरा लाइफस्टाइल पता था, सबको मालूम था समीर जॉली जो है ना बहुत ही फ्लैम्बॉयंट आदमी है, सबसे मतलब सबसे ड्रेस का शौकीन है, और एकदम मतलब मेरा एकदम ऐसा ऐसा स्टाइल था। हाँ, सबसे कलरफुल शर्ट डालेगा ऐसा टाइप। तो वो मेरा दोस्त अभी वो अभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में है, कहीं वाइस प्रेसिडेंट वगैरह है। तो मुझे बोलता है समीर कोई भी छोड़ सकता है बट तू नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, बिकॉज आई डिडंट हैव एन आंसर एक्चुअली। तो बाद में भी कॉर्पोरेट लाइफ में मैं कभी कभी मजाक करता था, और मैं एक मेरे जुनून तो तब भी था। जैसे सिम्बाइसिस में जब मैं था, तो हमारे कुछ तो ऐसा अन्याय जैसा हो रहा था, यानी कि वो कॉलेज ने एक नियम निकाल दिया कि अगर आप फीस अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आप 1,000 रुपया पे कर दीजिए और आपको अटेंडेंस पूरी करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग को उसके लिए छूट दे दिया। तो हमको लगा ये तो ठीक नहीं है। तो हमारे साथ एक और दोस्त था, वो मराठी था, और हम वैसे पंजाबी हैं। तो हमने बोला भगत सिंह और राजगुरु मिल जाएंगे तो हम किसी का भी तख्ता पलट देंगे। तो, तो हम दोनों मिलके हमने यूनिवर्सिटी के सिम्बाइसिस के सबको सबके जो है ना घुटने उनको टेकने पड़ गया, उनको हमारे से निगोशिएट करना पड़ गया।
और हमने बोला, और यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस में भी हमने छपवा दिया कि यू कैन बाय अटेंडेंस थ्रू मनी इन सिंबल्स, ऐसा करिए, मतलब सब ऐसा संघर्ष कर दिया। और तो वैसा जज्बा तो था, मतलब यहाँ तक कि मतलब शुरू से कुछ तो था, ऐसा था, पर उसको दिशा नहीं थी। और इवन कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा हुआ, एक दो अवसर हुए जब हमको मेरे बॉस ने बोला कि आप इधर साइन कर दो, मुझे मालूम था वो गलत साइन, और हमने नहीं किया, हमने बोला हम इस्तीफा दे देंगे पर हम साइन नहीं करेंगे। तो मैं कंप्यूटर अपना बंद करके घर चला गया। तो बाद में बॉस को लगा कि ये मेरे बॉस के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेरा मेरा जो असूल है वो नहीं मानता है। तो उसने अपने आप आके दोस्ती कर ली है। पार्टी में शाम को मिला, बोले जॉली बगर लेट्स बी फ्रेंड्स। मैं बोला मैं तो हमेशा फ्रेंड था, तो टेंशन था ही नहीं। तो ऐसा ऐसा करके था, मतलब कुछ तो वो अन्याय को नहीं हम झेलते थे। एंड आई ऑलवेज आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द अंडरडॉग। जो भी समाज में जो पिछड़ा है या प्रताड़ित है, उससे ही मुझे वो लगता था कि मैं उसके साथ हूँ। और मैं शायद 27-28 साल का था तब मैंने एक एस्टीम कार खरीद लिया था। तो मैं अपनी गाड़ी में वो म्यूजिक सुनता था, रमता जोगी। तो मैं वो सुनता था, मैं सोचता था यार मैं जोगी आदमी हूँ, ये क्या कोट टाई डाल के इसी गाड़ी में बैठ के घूम रहा हूँ, और शीशे के बाहर देखता था तो दुनिया देखता था। मैं सोचता ये जीवन का सत्य है जिसको मुझे एक दिन जिसका सामना करना है, तो आई एम जस्ट डिलेइंग इट, ऐसा मन में आता था। तो बस और एक एक लास्ट बात उस समय की बोलूंगा कि मैं लोगों से मजाक करता था कि मैं सब छोड़ के हिमालय में चले जाऊंगा और मेरा ईमेल आईडी होगा sameerjolly@himalayas.com। तो वो नौबत नहीं आई। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया, और कोर्स करने से ही मुझे एक्चुअली सच बात बताऊं तो मैं पहले ही आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले ही 1-1.5 साल पहले ही ऐसा जीवन में हुआ कि मैं कभी सिगरेट वगैरह तो नहीं पिया था, बट दारू पीते थे दोस्तों के साथ, ऐसा एक शौक था। नॉनवेज भी खाते थे। और मैं 24-25 साल का था, 25.5 साल का था, मैं वैष्णो देवी गया था। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई बचपन में तो हम कूद फांद के चले जाते थे 4 घंटे में। तो 13 किलोमीटर चढ़ाई है ऊपर पहाड़ पे। तो पर तब जब मैं 25.5 का था, मैं चढ़ रहा था, तो मैं हाँफने लगा। मैंने बोला भाई अभी इस उम्र में ये हालत है तो आगे क्या होगा। तो वहीं माता रानी के चरणों में हमने बोला कि आज के बाद हम ना छुएंगे दारू, ना खाएंगे नॉनवेज। तो आर्ट ऑफ लिविंग में आने से 1.5 साल पहले ही ऐसी घटना हो गई कि हम पहली सत्व में एक किस्म से आ गए। तो जब आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने गए तो ऐसा कुछ इतने शायद टॉक्सिन्स नहीं थे, और मैं 8-9 साल से कुछ तो मेडिटेशन का भी एक अभ्यास करने का प्रयास करता रहता था, बैठ के ओम उच्चारण करता रहता था आधा-आधा घंटा सुबह शाम। तो उससे कुछ कुछ अंदर में होने लगा था, एक मतलब कुछ तैयारी होनी शुरू हो गई थी एक किस्म से। तो जब मैं कोर्स पे पहुंचा तो कोर्स में मुझे कोई प्रोसेस या इवन सुदर्शन क्रिया, ऑफ कोर्स अभी कोर्स की बात आ गई तो एक बात तो बोलनी पड़ेगी, नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। मैं जैसे घुसा तो गुरुदेव की फोटो देखी कोने में। तब मैं जी कैपिटल एक मल्टीनेशनल कंपनी का कंसल्टेंट था। तो मैंने सोचा यार मेरे दोस्तों ने, कुलीग्स ने देख लिया मैं इसी जगह पे जाता हूँ तो मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को छोड़ देगा। तो तो वहां पे बाकी मिडिल एज के लोग बैठे थे और मैं अपने आप को बहुत ही हीरो समझता था। तो मैं जब बैठा तो टीचर कुछ बोल रही थी, तो मैंने बोला ये तो इनको तो इंग्लिश भी नहीं आता। फिर मैंने अपने आप को बताया मैं इधर इंग्लिश सीखने नहीं आया हूँ, मैं कुछ प्राणायाम ध्यान सीखने आया जो इनको आता है मुझे नहीं आता। सो आपको यहाँ पे एक मतलब उस स्वीकृति में बैठना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस हम जानते थे, थोड़ा मैनेजमेंट पढ़े थे तो मालूम था एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। तो मैं बैठ गया, और फिर भी मैंने फीस नहीं दिया था, 1000 रुपया ही होती थी फीस। तो वहां पे वॉलंटियर ने बोला सर ये भर दीजिए फॉर्म। मैंने बोला हाँ हाँ मैं भरता हूँ। तो इतने में आई बिलोंग टू यू कराया। तो जैसी आई बिलोंग टू यू कराया ना, मेरे दिल को छू गया। मैंने बोला यार 1000 रुपया तो इधर ही वसूल हो गया, बाकी सारा कोर्स जो है बोनस है। तो मैंने उधर फटाक से फीस पे किया और हम सेट हो गए कोर्स के अंदर। और कोर्स में जब सेट हो गए तो उसके बाद कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था जिससे मैं बोलूं कि मेरे को रोज जो ऑर्गेनाइजर थे वो पूछते थे कैसा लगा। मैंने बोला हाँ ठीक था। तो वो चाहते थे कि मैं कुछ खास बोलूं। तो पर
एक बात जो मुझको टच की, जो आज तक मैं हमेशा हर कोर्स में लोगों को बताता हूँ, इट वॉज द जेन्युइननेस ऑफ द पीपल। जो लोग इसके साथ जुड़े थे, चाहे वो टीचर थे या एक वॉलेंटियर थे या ऑर्गेनाइजर थे, मेरे को ये समझ आ गया ये जेन्युइन लोग हैं, ये वो 1000 रुपए के पीछे इधर नहीं बैठे हुए, यू नो। सो उनकी जो जेन्युइननेस थी, जो संस्था के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो मेरे को छुई। कोई प्रोसेस तो मैंने एक प्रोसेस बता दिया जिसकी वजह से मैंने साइन अप किया, उसके अलावा ऐसा कोई विशेष बात नहीं लगा। और उससे मुझे ये लग गया कि मैं जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। और तब मेरे ऊपर 2-3 लाख के लोन होते थे, मैं यंग एग्जीक्यूटिव था, तो कार ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो मेरे बस मन में उठा कि बस गुरुदेव, ये अब तो मेरा बाकी जीवन आपके लिए है, और बस मेरे लोन उतर जाए तो मैं बाकी का जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे लोन उतर गए। फिर एक दो और इच्छाएं थी, तो मेरी सिस्टर का शादी होना था, वो शादी भी हो गया। मतलब जो जो गुरुदेव ने साल 2 साल में 3 साल में सब पूरा करा दिया। तो बस उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, अभी बोलना क्या था, फिर तो हो गया बस। गुरुदेव बोलते हैं जब फल पक जाता है अपने आप टूट जाता है। पहले पूछता था मैं गुरुदेव से मैं फुल टाइम हो जाऊं, फिर पूछा भी नहीं। फिर हम टाटाज में, बॉम्बे में मैं कंसल्टेंट था, अपनी कंपनी को क्विट किया, सामान बांधा और बैंगलोर आश्रम चला गया। 2003 शिवरात्रि की बात है। तो तो आप तब से पहली बार गुरुजी को तब मिले थे क्या? पहली बार नहीं, आप नहीं, गुरुजी पहली को? बार मैं मिला हूँ। मैं दिल्ली में मिला फरवरी ऑफ 2000 में। और तब भी पर मैं बहुत ओपिनियनेटेड था। मैं अभी भी, वो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं स्टक इन दी इंटेलेक्ट टाइप था। तो मैं वहाँ गुरुदेव की सत्संग पे आए थे, तो मैं पहले गया, मैं ऐसे ही हीरो की तरह खड़ा होकर देख रहा था, अच्छा कौन लोग हैं, ये है वो है। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं बेवकूफ की तरह इधर खड़ा हूँ, उधर में सब लोग कोई तो कोई चीज में बिजी थे, कोई फुल अरेंजमेंट कर रहा है, कोई सत्संग की तैयारी में कुछ और कर रहा है। तो 5-10 मिनट में मेरे को समझ आ गया कि मैं ही एक आदमी हूँ जो अपनी जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने बोला भाई मैं भी किसी में कुछ लग जाता हूँ। और बीइंग अ पंजाबी में गुरुद्वारा वगैरह बचपन में जाते रहे वैसे अ, तो हमने एक सेवा का एक एलिमेंट कहीं अंदर में था कि सेवा होती है, करनी चाहिए। तो मैंने उधर में देखा एक लड़का अश्विनी करके, आज भी आर्ट ऑफ लिविंग में है, वो कुछ 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 सिखाते हैं, संस्कृत वगैरह सिखाते हैं, अश्विनी। तो उनका नाम, इंजीनियर है, फरीदाबाद से थे, आजकल पंजाब में थोड़ा ट्रैवल करते हैं वो ज्यादा। तो हाँ। वो जूते की सेवा कर रहे थे, वो लोगों का लोग जूता उतार रहे थे। और दिल्ली विल्ली में तो गर्मी हो ही जाती है, फरवरी में भी गर्मी होता है, तो मतलब गरम गरम जूता उतारता था जो, तो उसको पकड़ के वो सेट कर रहे थे। तो मैंने बोला ये है असली काम करने वाला, ये ईगो का असली चैलेंज है। तो मैंने वही सेवा कर लिया। तो उनके साथ थोड़ी देर वो सेवा किया, उतने में फिर गुरुदेव आए, सत्संग चलता रहा। और गुरुदेव ने कुछ बातचीत नहीं किया, खाली ऐसा अंगूठा दिखाया। एंड मेरे को बहुत ऐसा था कि आई ऑलवेज लाइक पीपल ऑफ, बोलते ना, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जो बहुत ज्यादा बात करता है ना, मुझे कभी पसंद नहीं आता था। गुरुदेव, तो उस दिन जब गुरुदेव आए, मैं तो, मेरे लिए इस जीवन में पहली बार था, तो गुरुदेव ने खाली ऐसा अंगूठा दिखाया, सब ने ऐसा वापस अंगूठा दिखाया। चित्रा जी शायद कुछ भजन गा रही थी, बहुत बड़ा सत्संग नहीं था, सन 2000 की बात है, दिल्ली में बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। तो चित्रा जी कुछ भजन गा रही होंगी, मुझे तो मालूम नहीं वो चित्रा जी है कौन है, क्या मालूम है। तो गुरुदेव ने उसके बाद एक ही डायलॉग बोला, वो सुना ही होगा आपने, गुरुदेव बोलते हैं कि बंगाल का गला देखो, मुंबई की चाल देखो, हाँ, दिल्ली का हाल देखो, फिर बोले गुरु जी का कमाल देखो। तो इतना ही बोल के वो स्टेज से उतर के चले गए और चलने लगे, तो सब उनके पीछे। तो हमने अपने पिताजी से सुना था कि जब स्वामी विवेकानंद वहां गए थे शिकागो में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन में, तो लोगों ने उनसे पूछा कि लोग गोपियां कृष्णा के पीछे क्यों भागती थी। तो स्वामी विवेकानंद स्टेज छोड़ के चल भागने लग गए, तो लोग उनके पीछे भागने लग गए। तो उन्होंने पूछा तुम मेरे पीछे क्यों भागते हो, तो ऐसे ही कृष्णा के पीछे भागते थे। तो जब मैंने देखा लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, मैंने बोला भाई इनके पीछे जाना चाहिए, देखिए कौन है, मेरे पीछे भाग लिया। तो गुरुदेव जब वहां पहुंचे जहां पे उनको अपनी गाड़ी में बैठना था, गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी या क्या थी, या कहीं पार्किंग में फंस गई थी। तो जितने में वो आती, गुरुदेव मेरे सामने ही थे, मतलब कई मिनट्स के लिए मेरे सामने खड़े। अब मुझे मालूम नहीं अभी क्या करना है, और दिमाग में ऐसा कुछ वो
ट्रेनिंग नहीं था या जो भी नहीं था, मतलब मैंने कोई चरण स्पर्श वगैरह नहीं किया। मैंने जय गुरुदेव बोला, गुरुदेव भी वो अपनी गाड़ी की उसमें थे शायद, या जो भी, उन्होंने भी जय गुरुदेव बोला, उन्होंने मतलब उसके आगे इग्नोर कर दिया, या मतलब उनको, मतलब मेरे पास भी कुछ नहीं था कहने को, उनको भी कुछ नहीं था, और मैं उधर खड़ा रहा। फिर मैं भी सोचता रहा, मतलब आई हैड नथिंग टू से एक्चुअली। तो फिर ये था कि हमारी मतलब ये तो कहानी शुरू हो जाएगी, तो बहुत लंबी कहानी नहीं है। सही। तो पर समीर भाई मैं सच में ऐसा कहना चाहता हूँ, जैसे पहली मुलाकात होती है और बाद में एक क्षण ऐसा आता है हर एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के जीवन में, कि उनको लगता है कि एक पूर्ण समर्पण के वो एक अपनापन इतना स्ट्रांग हो गया कि आज के बाद उन्हीं के लिए जिएंगे। ऐसा कब आपको फील हुआ? चलो उसी पे आ जाते हैं, वही मैं जा भी रहा था वैसे तो तब भी ना, हमारी जिस कंपनी का मेरे को चार्ज दिया था वहां पे दिल्ली में, उनका, उन्होंने हमको बोल दिया कि 1 महीने के बाद आपका क्लोजिंग हो रहा है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ द कंपनी एंड आप लोग का लास्ट वर्किंग डे है। तो सब लोग जॉब वॉब ढूंढने लग गए। तो हम तो जब हैप्पीनेस कोर्स के बाद ही, तब तो बेसिक कोर्स बोलते थे, तो रोज क्रिया करता था, तो मेरे को कुछ तो ऐसा डेवलप होने लग गया था कि नहीं, वो गुरुदेव के अंदर शक्ति है, उनकी कृपा से कुछ अच्छा ही होता है। तो हमको हमारी टीचर ने बताया कि एडवांस कोर्स हो रहा है ऋषिकेश में। तो मैंने सोचा यार गुरुदेव की कुछ तो शक्ति है, और मैं भी ऋषिकेश चला गया एडवांस कोर्स करने के लिए। तो मेरे सब जो कुलीग्स थे, वो, उनमें बात फैल गई कि समीर जौली का दिमाग खराब है, बोले सब लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और वो किसी बाबा के चक्कर में ऋषिकेश जा रहा है। तो यानी हम ऋषिकेश गए, वहां एडवांस कोर्स में गए, तो मैंने बहुत सिंसियरली किया। पता नहीं क्या बात है, मतलब हम सिंसियरली करते हैं कोर्स जब भी करते हैं। मैं तो अभी भी एडवांस कोर्स करता हूँ तो 100% करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। वो ऐसे नहीं कि जाके हॉलो एंड एम्प्टी में बैठ गए कि जी भरत भैया करा रहे हैं, चलो हॉलो एंड एम्प्टी के बैठ के आ जाए। मुझे कोई टीचर बोलने से कि आ जाना हॉलो एंड एम्प्टी में, मैं नहीं जाता। मैं करता हूँ तो फिर करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। हाँ, यू नो, आई ऑलवेज बिलीव देयर इज नो सच थिंग एज हाफ प्रेगनेंसी, इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो 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 मैं गया वहां पर। तो मैं बहुत, तीसरे दिन तक ऐसा हो गया कि मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था सब चीज छूट गया। और सत्संग में अपना ऋषि नित्य प्रज्ञा, तब तो नितिन भैया बोलते थे हम लोग, तो वो भजन गा रहे थे सुंदर आनना। तो ऋषिकेश का माहौल एडवांस को चल रहा है, गुरुदेव आसन में है, गंगा किनारे है, और सुंदरानना, तो वो उसमें गुरुदेव ने अपने हाथ में, उनके गुलाब था, रेड रोज, तो उन्होंने ऐसा करके क्राउड में फेंका, उन्होंने ऐसा गुलाब फेंका, और हमारा जो दिल है उनके लिए एकदम ऐसा उधर से ऐसे फूल आया और हमारा इधर से दिल गया। और जैसे ही गुरुदेव स्टेज से नीचे उतरे हैं ना, द फर्स्ट वर्ड्स आई स्पोकन टू हिम इन दिस लाइफ इज जय गुरुदेव इन दिल्ली। और उसके बाद जब ऋषिकेश में मिले हैं, जब गुरुदेव ऐसा नीचे उतरे स्टेज से और उन्होंने ऐसा फूल फेंका था, तो मैंने जाके उनको गले लगा लिया। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस पूज्य गुरुदेव के लिए इस लाइफ टाइम में है, मैं बोला गुरु जी, आई जस्ट सेड आई लव यू। सो ही सेज आई लव यू टू। बस हो गया। उसी दिन हो गया स्टोरी। तो मैं बस समीर यार। भैया, मैं आपको हर बार देखा हूँ, मैं गुरुजी को देखता हूँ कि हर एक भक्तों के साथ उनका एक अलग ही उनका कनेक्शन होता है या अभिव्यक्त करने की वो होती है। मैंने कई बार आपके साथ मतलब गुरुदेव को मैं देखा हूँ, वो बहुत मतलब इतना एक फ्रेंड जैसे आपसे मिलते हैं, आप गले मिलते हो, और वो मतलब जो एक जुड़ाव है। तो कभी गुरुदेव ने आपको ऐसा कुछ पर्सनली कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा कोई इवेंट जो सच में यादगार रह गया गुरुदेव के साथ? ये बहुत है, बट Yes? मेरे को कई चीजें, एक चीज, मैं जब पहली बार बैंगलोर आश्रम पहुंचा, ये ऋषिकेश का जो मैंने इंसिडेंट आपको बताया, उसके बाद अगले महीने ही मैं बैंगलोर में था और मैं आश्रम पहुंच गया, क्योंकि एक्चुअली मेरी उसके तुरंत बाद ये कंपनी क्लोज हो रही थी और मुझे विप्रो में जॉब मिल गया एज अ कैंपस रिक्रूटमेंट मैनेजर। तो ये भी उनकी गुरुदेव की कृपा से कैसे मैं बैंगलोर पहुंच गया, और विद इन अ वीक, उसी वीकेंड में मैं आश्रम पहुंच गया। और आश्रम पहुंच गया तो कोई मेरे को बोला चलो गुरुदेव की कुटीर में चलते हैं। तब तो आपको मालूम ही है, आप दिगीश भाई को मिलना मुश्किल हो सकता है, पर गुरुदेव को मिलना आसान था, इतना मतलब। तो मैं सीधा कुटीर में चला गया, गुरुदेव बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे तो मैंने प्रणाम किया झुक के। और गुरुदेव ने हाथ में मीठा, पहले तो पूछा
कहाँ थे इतने दिन। तो वो मेरे को भी आज तक वो बात का एक अचंभा लगता है कि एक तो मैं लास्ट मंथ ही मिला था और मैं तो ज्यादा मिला ही नहीं उससे पहले, तो मैं सोचा इनको कैसे याद है कि मैं अभी मिला हूं या मिला था। तो दैट शॉक मी, बट आई डोंट थिंक सो देयर वाज समथिंग मोर ही वाज सेइंग। कहाँ थे इतने दिन, इसका क्या मतलब है, क्या रहस्य है, मैं मेरे पास कोई उसका आज भी उत्तर नहीं है। तो कुछ तो है, अभी क्या मालूम है, हमारी तो हिम्मत नहीं है पूछ लेंगी। सही बात है। आप बोल रहे तो उसका क्या मतलब था। वो तो है अभी तक, वो तो है। और भैया मैंने जब आपके बारे में सुना था फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अलग, तब आप अभी जैसे वैसे ही थे, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टॉल एंड हैंडसम। तो ओ, तब आप नॉर्थ ईस्ट में सेवा करते थे, हाँ हाँ हाँ। नॉर्थ ईस्ट में आप स्टार्टिंग में, तो आपको क्या गुरुदेव ने बोला था नॉर्थ ईस्ट में? और हम खास सब व्यूअर्स ये जानना चाहते कि वाईएलटीपी में, मतलब आपने जैसे वाईएलटीपी को सुना पहली बार, या वाईएलटीपी में आप कब जुड़े, थोड़ा सा उसको जोड़ के कुछ बताइए भैया। जरूर। तो पहली बात तो मुझे जब मैं फुल टाइम हुआ तो गुरुदेव ने बोला आश्रम में ही सेवा करो। तो मैंने सोचा यार मुझे तो ट्रैवल करने का इच्छा था और गुरुदेव बोला आश्रम में सेवा करो। तो एक दो डिपार्टमेंट में कुछ सेवा भी किया, बट मेरा कुछ ज्यादा मतलब ऐसा ना, मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो फिर मजा नहीं आ रहा था या जैसा भी, आई नेवर थॉट आई वाज मेंट टू बी देयर। एंड तो फिर गुरुदेव ने मुझे कहा गुरु पूर्णिमा, एक ही गुरु पूर्णिमा गुरुदेव पिछले 20 साल में बैंगलोर आश्रम में बिताए हैं, 2003 में। तो 2003 की गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरुदेव ने बोला ठीक है तुम ट्रैवल करो। तो मैंने मैंने एक्चुअली वो गुरुदेव ने जब बोला उससे पहले ही उनको एक ईमेल लिखा था, जब मैं आश्रम आईटी था और गुरुदेव उस समय अमेरिका में थे शायद। तो मैंने गुरुदेव को लिखा कि मुझे या तो कश्मीर में भेजिए या फिर या नॉर्थ ईस्ट में भेजिए। मैंने सोचा और कहीं जाके सेवा करने के क्या मायने हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट जाओ नहीं तो कश्मीर जाओ। तो गुरुदेव ने मुझको बोल दिया जुलाई में गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही, जब टीचर मीटिंग हुआ उसमें बोल दिया कि तुम भी ट्रैवल करो। और उसके बाद प्रशांत नायर जो हैं वो सेक्रेटरी हुआ करते थे गुरुदेव के, तो उन्होंने मुझे एक बहुत मुस्कुराहट के साथ बोला गुरुदेव हैज गिवन इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। तो हो सकता है उनको लगता हो कि ये तो मतलब एक ऐसा टफ जगह है, बट मेरे लिए तो बहुत, मेरी तो इच्छा थी। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आया 2003 जुलाई में। हाँ, गुरु पूर्णिमा के हफ्ता 10 दिन बाद ही मैं उधर से निकल गया। और यहाँ आने के बाद फिर बस नॉर्थ ईस्ट में मैं आता रहा हूँ उसके बाद। और यहाँ मैं सबसे इंटीरियर जगहों में गया, और तब मुझे अनुभव कम था, नया नया था, और थोड़ा टेम्परमेंटल नेचर था, है ना। तो मतलब हम जल्दी रूठ जाते थे, मतलब एक थोड़ा बचपना था या कुछ भी बोल लीजिए। तो वो वो धीरे धीरे बाद में कम हुआ एक्चुअली। वो तब वो फर्स्ट जो विजिट है, यहाँ के लोगों को तो लगता होगा हमने बहुत काम किया, पर मुझे पता है मुझे तो कोई इतनी कोई खास सेटिस्फैक्शन नहीं रही फर्स्ट टाइम में। जबकि मैंने एक तभी कुछ ऐसे कोर्सेज लिए, अभी तब का वाईएलटीपी किया हुआ एक मेरा स्टूडेंट यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसी डिस्ट्रिक्ट में। तो तब वो 16-17 साल का अपना वाईएलटीपी का युवक था, बाद में वो ग्रेजुएशन किया, लॉ किया। और एक दिन उसका फोन आया, बोला कि मैं सोइलिन बोल रहा हूँ। मैंने बोला सोइलिन, तो मैं तो एक ही सोइलिन को जानता हूँ, वो वाईएलटीपी किया था, बाद में कहीं ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था। कहता हाँ जी मैं अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे। तो ऐसा करके, तो उस हिसाब से अच्छा रहा। बट एक एक कुछ माहौल तो बनने लगा। बट सच माने में जो मैंने ग्राउंड लेवल पे जो सब सेटिस्फाइंग वर्क किया, वो सुनामी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ 2004 में। हाँ, तो तो और वहाँ पे चैलेंज ये था कि मैं एक तो हिंदी स्पीकिंग, और तमिलनाडु में सुनामी आया था, और वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था हमारी भाषा को लेकर, और ये सब था। तो पर जब हम मेरा वो एक जेन्युइननेस जो वहाँ के जो युवाचार्य है और वाइल्ड टीम ट्रेनर्स ने देखा, और तब मैं तो इतना कोई वाइल्ड टीवी वगैरह लिया नहीं था मैंने, तो उनके दिमाग में था कि ये तो दिल्ली से कोई गोरा चिट्टा एक हैप्पीनेस बेसिक कोर्स टीचर आके हमारे ऊपर क्यों ऐसे वो दादागिरी कर रहा है, व्हाटएवर। तो बट धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही जेन्युइनली मतलब हमारे लिए केयर करते हैं, और
मतलब इतना परेशान होते हैं हमारे लिए, एंड यू नो ही डज एवरीथिंग। लाइक मैं एक साल सुनामी प्रोजेक्ट में तीली के वो तिल का जो मैट है ना, स्ट्रॉ मैट, उसके ऊपर सोया हूं, क्योंकि युवाचार्य सब उस पे सोते थे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो गेस्ट वगैरह भी आए तो मुझको तब जो YLTP कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने बोला उनके लिए आपको बिस्तर अरेंज करना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं जिस जिस व्यवस्था में मेरे लड़के सोते हैं, जिसमें मैं सोता हूँ, वो भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, नहीं तो मेरे को ये लड़कों को कैसे संभालूंगा कल को। हाँ, ये कोई उधर ऊंच नीच नहीं, संभव ही नहीं है। हमारा सुनामी प्रोजेक्ट है जिसमें एक विशेष है तो एक किस्म से तो ऐसा करके रहा। तो उसमें उसमें आई रियली लर्न मेनी थिंग्स। और सबसे बड़ी बात थी कि गुरुदेव ने मुझको कहा कि जब सुनामी प्रोजेक्ट में भेजने से पहले की सुनामी आया ही था, तो गुरुदेव ने कहा मुझे कहा गुरु पूजा सीखो, विष्णु सहस्रनाम करो और संस्कृत सीखो। इसमें से 2 चीज तो मैंने पूरी कर ली, संस्कृत तो अभी भी कुछ मंत्र ही बोलते जो संध्या और पूजा के हैं, उसके अलावा तो नहीं। तो वहां पे रेगुलर विष्णु सहस्त्रनाम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर शायद शिव शक्ति और क्या बोलते हैं ब्रह्म शक्ति ज्यादा था, विष्णु शक्ति की कहीं कमी थी। तो ये मेरे ख्याल से हम YLTP वालों में ज्यादा होता है जो है ब्रह्म शक्ति और शिव शक्ति ज्यादा होती मतलब है। आपको पता है, आपको मैं सच बताऊं, मैंने आपसे, आप कितने लोग, अभी मैं किसी यूपी में अब किससे बात कर रहा था अभी, नाम भूल गया, वो टीचर भी बता रहे थे, आज ही बात हुआ, बोलते कि समीर भैया जिस तरह से टीम में एक बन के रहते हैं, तो आपका शुरुआत वहां हुआ वो सुनामी में, जो युवाचार्य को देख के YLTP को लेके। हाँ, तो वहां पे और भी था, चैलेंजेस और किस्म के भी थे। तो मुझे जैसे कि वहां की एक टीचर ने बोला कि हम आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप हमारे लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। बोला क्यों, ये मेरे लोग नहीं है, ये आपने कैसे बोल दिया हा? कि आप हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मतलब वो चीज जो थी ना, वो बहुत फिर चेंज हो गई और मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव वाज रियली हैप्पी कि यू नो मतलब सच में गुरुदेव बहुत खुश थे। और बस उसके बाद फिर हमको ऐसा, उसके बाद तो एक मतलब गाड़ी ट्रैक पे आ गई। पहले 1-1.5 साल तो हम ऐसे ही संस्था में मतलब हमें मालूम नहीं था मतलब क्या कैसे करना क्या है। तो आई क्या थिंक कर अपना आर्ट ऑफ लिविंग में वी गेट लॉट ऑफ फ्रीडम एंड स्पेस एंड टाइम। या उस बीच में गुरुदेव ने मुझे अफ्रीका भेज दिया। मैं सूडान में था 6 महीने, वहां भी धक्का धुक्का खाया, उसका भी कुछ कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। आज भी पता नहीं आज सूडान में आर्ट ऑफ लिविंग है कि नहीं है, मैं मतलब फ्रैंकली बात बता रहा हूँ। और वहां जाने से पहले गुरुदेव ने मुझे ऑफर किया, बोले तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ, तुम आश्रम में आ जाओ, मैनेजर बन जाओ, ये वो। तो मेरा तो आश्रम के नाम से ही मेरे को कहीं कुछ ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं था। मुझे था कि फिर जाऊंगा, फिर वहां पे पता नहीं क्या क्या कराएंगे, तो मुझे तो ट्रैवल ही करना, मुझे नहीं आश्रम जाना, ऐसा ऐसा दिमाग था। तो मेरे को आज तक रिग्रेट होता है कि गुरुदेव बोले बहुत सेक्रेटरी बन जा, और मैं जो है सूडान चला गया, वहां इतना धक्का खाया मैं जाके। सो एनीहाउ, सो ये जीवन का है। फिर बट वो वापस आके फिर सुनामी प्रोजेक्ट में गुरुदेव ने डाल दिया। उसके बाद फिर एक गाड़ी ट्राई, फिर एक के बाद एक प्रोजेक्ट ऐसे आते गए। फिर गुरुदेव और चैलेंज से चैलेंज, चैलेंज से चैलेंज। और मैं आपको किसी प्रोजेक्ट की बात करने से पहले एक दिल की बात आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने गुरुदेव को इस उनके बर्थडे पे मैसेज भेजा। और वो यही है कि हमारी संस्था के अंदर और हम लोग आपस में, हम लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, बट मुझे लगता है कि अभी जो हम करने को आए थे वो अभी बाकी है। मतलब मैं दूसरे के लिए तो क्या बोलूंगा, मुझे अपने लिए लगता है आई एम नॉट, वैसे तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा साइन है कि आप जिससे लगे कि हमने देयर इज मोर टू बी डन, या हमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं किया। बट मुझे लगता है कि वो सब कुछ 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 है, कुछ कुछ ऐसा जो हमको फिर हमको लगा हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ ना। तो वो बाकी है, वो कब होगा कैसे होगा वो तो गुरुदेव ही जानते हैं, ही ओनली नोस। भैया, आपको एक बढ़िया बात बताऊं, अभी जो भक्ति सूत्र चल रहा है, गुरुदेव बता रहे, उसमें इसी से जुड़ी हुई बात बता रहे थे कि एक बार भक्ति का उदय हो जाता है तो एक तृप्ति आ जाती है जीवन में। बाकी जो भी करते वो तृप्ति से करते हैं। सही बात, सही बात, सही बात। और समीर भाई, एक बात बढ़िया है कि सब लोग जानते हैं आपको, आपका क्या बोलते हैं वो सेवा योद्धा वाला जो आपका भाव है, उसमें जो योद्धा का भाव ज्यादा है। तो आपके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने इंडिविजुअली आपने जाके
जैसे मैंने तो बहुत सारी मतलब जानता भी हूँ, छत्तीसगढ़ की बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात है, तो ऐसी कोई कहानी बताए जिससे आपने मतलब गुरु कृपा का या कुछ बहुत अच्छा काम हुआ आपके द्वारा, उसकी कुछ बात। दो चीजें बहुत सारी हैं तो बहुत तो नहीं बता पाएंगे, कुछ दो दो पे टच करेंगे। एक तो आपकी और मेरी कॉमन है, उसको थोड़ा बताते हैं। तो तो मैं भैया ये मैं बोलना चाहूंगा, दिस वर द कमेंट ऑफ गुरुजी फॉर बोथ ऑफ अस। हाँ, वो भी आपको मुझे पूछा याद था, आपको बंधु मुझे का याद है, बंधु या जोड़ीदार का। जोड़ीदार, जोड़ीदार, वही वो की शब्द जोड़ीदार है। तो तो उसी पे मैं वापस आ रहा हूँ। तो वही है। तो मैं पहले तो एक ये बताना चाहता हूँ सब लोग को कि काफी लोग सुनते हैं कि हमने इधर फलाने आतंकवादी को सरेंडर कराया या उसको मुख्य धारा से जोड़ा। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि वन सक्सेस बिफोर भैया वन थोड़ा आवाज आपका कट हो रहा है। ओ, अब कैसा है? वीडियो, हाँ, एक एक मिनट, हाँ। हाँ, अभी क्लियर है भैया, कंटिन्यू। क्लियर है, ओके। सो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिफोर वन सक्सेस कम्स मेनी फेलियर्स। मतलब ये जो चाहे माओवादियों को आत्मसमर्पण कराना है, जो भी ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में उनको लाने का काम, तो ये जटिल तो है ही है। और उसमें एक हंसी का भी थोड़ा सा बात बता देता हूँ, इंसिडेंट। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे किसी मिशन पे गुरुदेव भेज रहे थे, तो मैंने रात का टाइम था, मैं गुरुदेव के चरण दबाने का अवसर था, तो मैं उधर से निकल रहा था गुरुदेव की कुटीर से। हंस धाम में रहा करते थे तब गुरुदेव। तो मैं गुरुदेव मैं फिर निकल रहा हूँ वहां के लिए, तो मुझे ब्लेसिंग दे दो। तो मैं तो एक्चुअली हमेशा मानता हूँ कि अगर हमारे ऊपर ब्लेसिंग नहीं है तो किसके ऊपर है? हाँ, मतलब हम तो गुरुदेव का काम करने एकदम जटिल से जटिल जगह जाते हैं, तो हमारे पे तो है ही है। तो मुझे क्या बोलते हैं, तू कब से ब्लेसिंग मांगने लग गया? मैं उधर से प्रणाम करके चुपचाप निकल लिया। मैं ना हो गया भाई, मिल गई ब्लेसिंग। तो एनी हाउ, तो जो जो इंसिडेंट जिसकी आपका और हमारा है, पहले उस पे आ जाते हैं, फिर आगे दूसरा एक इंसिडेंट बताएंगे। तो शुरुआत जहां से, तो वो करीब करीब मेरे ख्याल से उससे पहले भी जगीश भाई तो छत्तीसगढ़ के जो उन्होंने ही गढ़ उधर ध्वज लगाया है। हम तो बाद में एक्शन में सीन में आए। तो 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 पहली अपनी मुलाकात तो पहली हुई है आश्रम में, पर मतलब एक थोड़ी अच्छे से वहां पे बस्तर में जाके मुलाकात हुई। और तो वहां पे जो उनके इलाके हैं, वहां पे हम लोग कुछ कुछ ट्रॉमा रिलीफ का काम किए थे, जो सुनामी प्रोजेक्ट में सीखे थे। तो उसी चक्कर में मुझे भेज दिया था, क्योंकि एक हलवा जोडुम कैंप पे अटैक हुआ था। वो लंबी कहानी है, उसमें जाने से बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मुख्य बात पे आते हैं। तो अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं संदीप यादव थे YLTP के बस्तर के। तो मैं 2007 का पहला नेशनल TRM होने वाला था, और ये कई साल बाद एक कुछ TRM हो रहा था, और उसके लिए सब एकदम व्याकुलता से सब लोग का इंतजार था कि भाई TRM होने वाला है। और एक हफ्ते के लिए पूरा आश्रम बंद कर दिया था गुरुदेव ने, और ऐसा ऐसा, मतलब लॉकडाउन पहली बार हम तब अनुभव किए हैं। अभी अलग लॉकडाउन है, तब वो अच्छे वाला लॉकडाउन था। तो एनी तो मैं असिस्ट कर रहा था। मेरे को मनीषा मेहता जी को असिस्ट करने के लिए बोला गया था। TTC चल रहा था, तो बोला कि समीर जॉली विल असिस्ट मनीषा मेहता। शायद कई लोग उनको नहीं असिस्ट करना चाह रहे थे, या कुछ डरते थे लोग, पता नहीं कुछ ऐसा चक्कर था। तो बोले, मुझे दर्शक भाई ने बोला, यार समीर यार तू ही करे। तो मैंने ठीक है। तो वो उनके साथ अच्छा हमारी तो दोस्ती हो गई है, जैसा भी था। तो मनीषा जी को मैं कोर्स असिस्ट करके आया अपने रूम में। तो रास्ते में मुझे फोन आने लगा, एक रात पहले भी शायद आया, अजय पिल्ले का आया था या संदीप जी का ही आया था। तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे बस्तर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माओवादियों ने जो है मेन लाइनें उड़ा दी हैं बिजली की, जिससे पानी भी बंद हो गया, बिजली भी बंद हो गया, और लोगों को लगता है। और वहां पे रिपेयर करने के लिए सरकार एक गाड़ी भेज रही थी, उन्होंने लैंडमाइन से उसको भी उड़ा दिया।
तो यहाँ के लोगों को लगता है ना उनका कोई भगवान है ना कोई सरकार है, मतलब सब लोग सड़कों पे आ गए, ऐसा हालत हो गया पूरा बस्तर क्षेत्र में 5 जिलों में। तो मैंने पहले अजय पिल्ले ने बोला तो मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मतलब वो ऐसे ही, देखो अपने को बहुत फोन आते हैं तो मैंने उसको सीरियसली तो लिया पर उसमें अर्जेंसी में नहीं लिया उसको। हाँ, तो नेक्स्ट डे जब मैं उधर से 5-6 बजे असिस्ट करके आ रहा हूँ तो इनका फोन आया जो संदीप जी का, तो बोला समीर भैया मैं रात को 9 बजे दोबारा आपको फोन करूंगा, आप गुरुदेव से पूछ के मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। तो जिस अर्जेंसी में उन्होंने बोला ना तो मुझे लगा कि दिस कैनॉट वेट नाउ, दिस मैटर कैनॉट वेट। तो मैं अपने रूम में गया, मुझे आज भी याद है गणेशा में मेरा रूम था उस वक्त, मैंने अपना कोई नोटपैड पेन कुछ था उसको वैसे ही उधर ऐसा ऑलमोस्ट फेंका, दरवाजा बंद किया और सीधा मैं गंगा कुटीर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जय नहीं, अपन लोग को भी तो लोग सोचते होंगे हम लोग को एंट्री है गंगा में, ऐसा तो नहीं है, अपने को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पर उस दिन क्या एनर्जी था, कोई चेन पे कोई रोका नहीं, कहीं कोई रोका नहीं, विद इन 2 मिनट्स आई वॉज इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव। और गुरुदेव के सेक्रेटरी उन दिनों होते थे रवि गौड़ा। हाँ, तो गुरुदेव ने मुझे ऐसा देखा ना, उनको देख के पता लग गया कि इसके अंदर कोई ज्वालामुखी है जो फटने वाला है इस वक्त। तो मुझे ऐसा करके ना ऐसा किया और मेरा हाथ पकड़ के ना पीछे अपने लॉन में ले गए। तो रवि गौड़ा भी पीछे पीछे आया, तो उसको गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि तू उधर ही रुक जा। तो फिर गुरुदेव मुझे पूछते ऐसा ऐसा अपना वो माला घुमा क्या हुआ, तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही वर्णन किया कि गुरुदेव वहां पे ऐसा ऐसा हुआ है और उन लोग को लगता है ना कोई उनका भगवान है ना कोई उनकी सरकार है। तो गुरुदेव बोले तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं अक्सर ये जब बात बोलता हूं तो लोगों को बोलता हूं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो ये जानता हूं कि गुरुदेव एक ज्ञान सिर्फ देते नहीं है, ही लिव्स द नॉलेज दैट ही गिव्स। हाँ, तो वो ऐसे मुश्किल काम में हमको कहीं अपने से नहीं झोंकना चाहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, है कि नहीं। तो एट द रिस्क, मतलब मैं उनको मानवता का देवता मानता हूं, भगवान मानता हूं या जो भी मानता हूं, पर उनको परवाह नहीं है, उनको वैराग्य है। वो बोलते कि तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा भी सोच सकता कि देखो यार गुरुदेव को मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला गुरुदेव अगर आप बोलते हो तो मैं जाता हूं। तो गुरुदेव मन मन मुस्कुराए, हाँ मेरी मेरा सीखा है कुछ तो ये। तो और फिर मैंने कहा, जबकि हमको बहुत बेताबी से इंतजार था टीआरएम का, तो मैंने बोला गुरुदेव मैं टीआरएम में भी नहीं आऊंगा। तो गुरुदेव ने बोला नहीं 10 दिन तो है अभी टीआरएम में, मतलब जाके आ सकते हो। तो मैंने ठीक है गुरुदेव, फिर मैं आज ही जाता हूँ, अभी जाता हूँ। तो गुरुदेव बोले नहीं रुको, कल सुबह जाना, अभी शाम को, ऐसा करके ना उन्होंने हवा में बात छोड़ दी। इतने में आप उधर दरवाजे में आ गए थे, तब तक शायद वही मैटर को लेके आए थे जैसा भी। तो गुरुदेव आपको देखिए, बोले अपने जोड़ीदार को भी साथ ले जाओ। अब मेरे रोंगटे खड़े बोलते हुए, हाँ, बोले अपने जोड़ीदार को भी साथ ले जाओ। तो हम अब बाकी तो अभी थोड़ा सा अभी शुरू किया तो इधर बता ही देते। तो फिर हम लोग गए वहां पर, जिगीश भाई और मैं बस्तर क्षेत्र में गए। और देखिए वहां तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप किसी किसी क्लब में या पार्टी में या कोई कंपनी से मिलने जा रहे हैं और रिसेप्शन पे जाते हैं कि हमको फला फला से मिलना है। आप तो एक सुराख लगाते हुए ऐसा ऐसा करते करते आप जाते हैं, जंगल में जाते हैं। एक आदमी जिसकी मदद ली थी वो कितना पिया हुआ था। अच्छा जिगीश भाई, मैंने आपसे कभी शेयर नहीं किया, उसकी बेटी ने बाद में वाइल्ड टीपी किया अजय पिल्ले से, मालूम है। अच्छा, देखो। हाँ, और उसका वो हमको बताए, जिससे हमको मिलवाने वाला था, जिससे मिलवाना था, वो बीच में कोई बिचौलिया मुस्लिम था, याद है आपको। तो बोलता मुस्लिम मुस्लिम, मैंने बोला मुस्लिम मुस्लिम क्या, कहते नहीं वो मुस्लिम मुस्लिम। बहुत फनी तरीके से बात करते हैं, एकदम आउट। बट अभी ऐसा ऐसा काम में ऐसे लोगों को भी झेलना पड़ता है, क्या करोगे। तो हम लोग वहां गए, एक रात रहे उनके बीच में। सुबह
जंगल नहाए वहां पे नदी में। और वो रात को जब सो रहे थे तो हमको चारों तरफ से ये लोग घेर के सोए, है ना। तो और कितना वो पाठ कर रहे थे वो तो अलग बात है। और उन लोग को राजमा क्या बना रहे थे, बनाने आता नहीं था। तो एनी हाउ, तो हम वहां पे गए और वो लोग मतलब हम लोग से अगर मिले भी होंगे तो हमें पता नहीं, क्योंकि वो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। और वो लोग कुछ श्योर नहीं थे कि हमसे, मतलब खुल के बात नहीं किया वो लोग ने। तो हम लोग उधर सब जो भी है एक प्रयास, इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कई प्रयास किए जाते हैं, फिर कई जाके कोई प्रयास सफल होता है। तो हम लोग गए और एक रात रहे या 2 रात रहे उन लोगों के साथ में, या है ना। और इसमें हाँ इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब हम अंदर में गए, हम तो अपना जान हथेली पर रख के चले गए थे। तो हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि देखिए आप लोग ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, उधर से जो जिंदा वापस आ जाता है तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस समझ लेती हैं ये तो उनके साथ मिला है, नहीं तो ये इसको जिंदा कैसे छोड़ दिया। और अगर तो मर गया तो वो तो मर ही गया, वो तो मार दिया उन्होंने, तो मतलब समझ गया उनका आदमी नहीं था इसलिए इन्होंने मार दिया। तो एक ये भी चैलेंज था, अगर वापस हम जिंदा जाते हैं तो मतलब ये तो उनके ही आदमी है फिर तो इतने में ऐसा हुआ, ये सब मास्टर प्लान डिवाइन प्लान था। सेम टाइम पे अपना बैंगलोर आश्रम में विमेंस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और विमेन कॉन्फ्रेंस में मध्य छत्तीसगढ़ की मंत्री लता हुसैंडी, जो पहले वाईटीपी जगीश भाई से की थी, तो वो आ रखी थी। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि मुझे मुख्यमंत्री से बात कराओ या कैसा भी करके। तो मुख्यमंत्री को बताया कि हमने, गुरुदेव ने बोला कि मैंने अपने 2 लोग भेजे हैं जो वहां पे उनसे बात करने गए हैं, टू ब्रिंग पीस एंड सेटलमेंट, ऐसा करके गुरुदेव ने उनको बताया। तो जब तक हम वहां से जंगल से बाहर आए तो पेपरों में आ चुका था कि गुरुदेव के 2 शिष्य जगीश बारोट और समीर चाली जो है वो माओवादियों से बात करने गए। तो ऐसा ऐसा करे, मतलब हम तो पूर्ण विश्वास से आगे बढ़े, पर गुरुदेव कवर्ड आसेल्स, हमको, हम पीछे ही रहते ही हैं तो गुरुदेव हमेशा कवर करने के लिए, तो उन्होंने कवर कर समीर दिया। भैया, ये मैंने भी अनुभव किया समीर भैया। हम भी जब भी हम लोगों को ये ऐसे काम के लिए चुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब गुरु जी किसी को भी निमित्त बना सकते, पर हम लोग को ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स। सही 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 और सही। मुझे उस इवेंट का एक बात मुझे याद है, हम लोग ने किसी डिवोटी की बाइक लेके हम लोग जंगल में जा रहे थे और खूब हाँ बारिश हुई थी। हाँ और एक जगह स्लीप होके दोनों कीचड़ में गिरे थे। हाँ, और कैसे याद वैसे आया दोनों कीचड़ में आप बोल गिरे रहे थे और थे कैसे याद वैसे करके गांव पहुंचे थे चलते चलते। बस ऐसी भैया आपकी बहुत सारी स्टोरीज है, तो आप थोड़ा जरूर शेयर कीजिए। हाँ और हाँ। ये एक इंस्पिरेशन है कि कैसे श्रद्धा रखते हुए, गुरु पे श्रद्धा रखते हुए एक बड़ा काम कर सकते हैं। एक एक और बताता हूँ। उसके बीच में एक और स्टोरी है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत चैलेंजिंग वाली है, वो फिर कभी देखते हैं, समय आने पे बताएंगे। एक इससे कनेक्टेड अभी आपको एक और छोटी में एक और अच्छी अलग स्टोरी बताता फिर हूँ। भैया आपकी जो कहानियां है ना बहुत बड़ी और लंबी है, तो हाँ। आप चिंता मत करो, हम पार्ट 2 करेंगे आपका, पर आप आराम से अच्छा, बताइए। इस पार्ट में कवर हो सकता है उतना सा, थोड़ा सा मैं पहले पार्ट 3 भी जा सकता है, पर पार्ट 2 तक तो जा लीजिए। चलो चलो ये पार्ट पहले करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसके बाद गुरुदेव को लगा, वो काफी फेमस बोल लीजिए इनफेमस इंसिडेंट है, जिसमें मैं जंगल में 40-50 किलोमीटर भागा। और काफी लोग जानते हैं उसके बारे में। तो वो उसके बारे में चर्चा फिर पार्ट 2 में या 3 में जिसमें भी करेंगे। तो अभी मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के बाद, अब मैं सीधा बिहार झारखंड में आ जाता हूँ। तो वहां पे ये 2009 की बात है, 9 की बात है हाँ शायद। तो गुरुदेव ने मुझको बोला ऐसा करो, यूपी चले जाओ और यूपी के कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट ले लो, एक सोनभद्र और एक और। तो मैंने गुरुदेव से स्पेसिफिकली पूछा, गुरुदेव वो माओवादियों वाला काम करना है? गुरुदेव नहीं 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 वो काम नहीं करना, बस तुम यूपी चले जाओ और कोई भी 2 जिले ले लो, एक सोनभद्र और एक और। तो मैंने ठीक है गुरुदेव। तो मैं यूपी गया तो मैंने देखा यार सोनभद्र जिला जो है यही तो माओवादियों का जिला है। और गुरुदेव बोलते माओवादियों को दाड़ा में काम नहीं करना अपने को, तो पर बिल्कुल। भेज दिया था वहीं। तो वहां पे जाके फिर मैंने, नहीं यार गुरुदेव ने बोला है हमको तो नॉर्मल अपना आर्ट ऑफ लिविंग वाला ही काम करना है। तो
ये बत्तखें हैं हमने आश्रम की जो आवाज कर रही बैकग्राउंड में। एनी तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कुछ कोर्स वोर्स ऑर्गेनाइज किया, हैप्पीनेस कोर्स मैं लेना शुरू भी किया, पर मुझे कोर्स में ना रस नहीं आ रहा था। मैंने बोला यार ये मुझे नहीं लगता गुरुदेव ने इस काम के लिए भेजा, अगर नहीं तो भेजा होता इस काम के लिए तो इसमें बड़ी मेरे को एक्साइटमेंट लग रही होती, पूर्णता हो रही होती। तो मैंने नहीं यार, अपना एजेंडा तो इधर का कुछ और है जो गुरुदेव बोले नहीं है, पर कुछ और है। तो मैं जो है अपने उसी एजेंडा पे निकल गया। मैंने देखते हैं यार किधर क्या सीन है, चक्कर है। तो अपना एक युवाचार्य था रमाशंकर यादव, उसको साथ लिया और हम निकल पड़े जंगल में, और देखते हैं यार क्या हिसाब किताब है। तो चक्कर वक्कर मार के आए, फिर लगा यार ये जो है ना बस्तर से अलग है। जैसे बस्तर में तो एक उनका इलाका है, ये इधर सरकार का इलाका है, वो एक उनका इलाका है। उधर ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ झारखंड में एक गांव सरकार बैठी, एक में वो है, एक में वो है, एक में वो है, तो पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है। एक थोड़ा अलग किस्म का रिस्क है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, मैं एक बार तो राउंड मार के आ गया। फिर आके वापस भी आए ना, तो वापस आके फिर भी मजा आ रहा। मैंने बोला नहीं यार वहीं जाना, वापस ही वही जाएंगे। तो मैंने रमाशंकर के साथ तय किया और हमने बोला ठीक है निकलते हैं आपकी। तो हम निकले, सेकेंड टाइम जब निकले वहां घुसे, और बहुत ही कठिन रास्ते थे। एक तो ऐसा था कि मतलब आप पहाड़ के ऐसे पथरीले पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, एक भी आपका जो है ना पाँव स्लिप कर जाए तो आप मतलब गए काम से। तो एनी हाँ ऐसा, ऐसे सब संघर्ष करते करते रोज के हम कई किलोमीटर चलते, फिर कहीं रात को रुकते, कहीं गांव में रुक जाते, कुछ खाते पीते। और कई लोगों ने डिस्करेज भी किया, कई कई मिल जाते शुभ चिंतक टाइप, वो बोलते कि सर ये आपके चलने योग्य रास्ता नहीं है, तो आप आगे मत जाइए, ऐसा ऐसा भी बताते हमको। तो यू आर दी होस्ट नाउ, आई एम द होस्ट, ओके। तो सो ऐसा 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 चलता रहा। तो फाइनली हम एक एक गांव में पहुंचे जिसका, जो बिहार यूपी बॉर्डर पे था, और गांव का नाम था यदुनाथपुर। हाँ, तो वहां पर हम जो सरपंच थे उनके घर पे जाके रुक गए, और सरपंच के घर रुक गए, और वहां पे कुछ नवचेतना वगैरह लेने लगे। हाँ, नवचेतना शुरू कर दिया हमने। एक सुबह में था, एक स्कूल में भी करते थे, और एक जनरल आम गांव वासियों के लिए करते थे। तो क्या हुआ इतने में, एक दिन हमारे साथ जो युवाचार्य था रमाशंकर यादव, तो वो आया नवचेतना से वापस आ रहा था। स्कूल में नवचेतना था या जहाँ कहीं दूसरी जगह में था, वहां पे वो अकेला ही जाता था लेने। तो वापस आया तो मुझे कहता, भैया जिस काम के लिए हम आए हैं ना, वो लोग गांव में आ गए हैं। मुझे आके ऐसा बोलता। तो मैंने बोला अच्छा, तो चलो मिलते हैं चल के। तो हम अपना धोती अंग वस्त्रम लपेटे और चलिए चल दिए। तो जैसा आपने मतलब हम लोग ने पिक्चरों में देखा है, या बाकी लोग जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, तो वो जैसे गांव वाले बैठे रहते ना, वो ऐसा दिखाते डाकू डाकू आते हैं, वो चारपाइयों पे बैठे हैं बंदूकें के साथ, और गांव वाले बेचारे नीचे में ऐसे करके बैठे हुए हैं जमीन के ऊपर। तो मैं गया, तो मैं उनके जो उनका कमांडर था उसके बाजू में चारपाई पे बैठ गया। तो उसको थोड़ा ऐसा लगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बाजू आके बैठ गया। ऐसा मेरे को तो ऐसा ख्याल नहीं आया कि मतलब आई शुड नॉट, मैं भी कहीं शायद ऐसे ही बैठना चाहिए था, मालूम नहीं मुझे, तो मैं तो जाके बैठ गया। तो वो फिर मैंने बताया हम आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, ऐसा है हमारे गुरुदेव, ये सब चाहते हैं, ऐसा है। मतलब पूरा उनको समझाना चाहा कि ऐसे ऐसे हमारी संस्था काम करती है, हम योग ध्यान सिखाते हैं ऐसा। तो हमने अपनी सब बात किया। इतने में वो क्या करते हैं कि मेरा उन्होंने अंग वस्त्र ऐसा खींचा, ऐसा करके ना, ऐसा ऐसा खींचता है, बोलता है इससे तुमको भी लटका देंगे और तुम्हारे गुरु को भी लटका देंगे। तो अभी जो हमारे भीतर का भाव है वो नहीं झलकना चाहिए हमारी आंखों में। तो मैंने वो अंग वस्त्रम को वापस सीधा किया, और मैं अपनी वाणी जो थी उसी पेस में चालू रखा। मैंने कहा कि मैंने कहा कि पर आपको कोर्स करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो मतलब अपनी बात हमने आगे बढ़ाई। तो वो 5-10 मिनट और मैंने बात किया होगा, फिर मुझे लगा कि यार इन लोग के साथ जो है कुछ अच्छा। फिर मैंने अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज किया उनके साथ। मतलब आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। मैंने भी अपना नंबर दिया, और उनके एक दो और कमांडर से उनसे भी हाथ वाथ मिलाया, और फिर हम लोग आ गए।
और वो रमाशंकर यादव को बोलते हैं कि भाई तू तो यादव है, तो इनके चक्कर में कैसे आ गया, हाँ ऐसा ऐसा करके उसको अलग भड़काने लगे। एनीवे तो हम वापस आ गए अपना जहाँ पे रुके हुए थे। तो वहां पे नेक्स्ट डे रमा हमको बोलता है कि भैया उसकी कोई घर की कोई पूजा वूजा आ गई थी, सरस्वती पूजा थी क्या थी मुझे तो याद नहीं। तो वो अपना गांव रिटर्न चला गया, अब मैं पीछे अकेला रह गया। तो यहाँ जो भी ठाकुर के घर पे था मैं, और वहां पे फिर मुझे लगा यार अब अगला क्या स्टेप करें। अच्छा बीच में कुछ कुछ और इंसिडेंट है, उसमें जाना कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ना ओम नमः शिवाय ठाकुर के जो है ना, हम उधर चौकी पे सोया करते थे, जैसे घर के बरांडा जैसे कवर्ड बरांडा होता ना, ऐसा था। तो उसी दिनों में अपना पूरे देश में एक काल की स्थिति आ रखी थी, मतलब ड्राउट आ रखा था, और जिसकी वजह से पूरा देश में ऐसा था, बारिश नहीं आई थी, सावन मास था वैसे। तो मैं नॉन स्टॉप, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, हाँ कि मुझे रुकना चाहिए या इधर से निकलना चाहिए। देखो मैं तो ये जानता हूं कि जो फियर है इट इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ थिंकिंग, है ना, जो हमारे मन में विचार आने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, यही है भय। भय कुछ ऐसा तो नहीं है आपको आगे किसी ने गोली से मार दिया, आप सोच ही रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मेरे मेरे को समझ नहीं आ रहा यार करूं क्या, मैं रुकना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ ये लोग तो धमकी भी दे चुके अंग वस्त्र भी खींच दिए मेरा। तो मैंने क्या किया, मैं ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने लग गया नॉन स्टॉप। मैं मतलब नॉन स्टॉप मतलब खाने पीने के लिए उठता था। क्या हुआ जगीश भाई? हाँ, तो खाली खाने पीने के सॉरी लिए उठता। भैया, सुन रहा? भैया बस कोई बात, थोड़ा सा 1 मिनट रिपीट करें, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था आप बस। अब ठीक है? मतलब थोड़े सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो तो मेरे को लगा कि क्या करना चाहिए, हाँ। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे को फोन आता है, मेरे फोन में एक्चुअली वो आधा जंगल का इलाका है, कभी नेटवर्क आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। तो मेरा फोन बजता है, मैं फोन उठाता हूँ। तो फोन जो है ना अपनी संस्था के किसी बहुत ही क्या कहूंगा, एक संस्था के एक ऐसे घराने से था, मैं अभी नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, जो मतलब अपने देश के कई मुख्य घरानों में से एक घराना है। तो उनका फोन आया, तो उनके परिवार के किसी परिवारजन का आया। तो उन्होंने कहा कि समीर ऐसा है कि कल हमारी मीटिंग है, वो भी भारत के किसी मुख्य नेता के साथ, आप समझ लीजिए वन ऑफ द टॉप 2-3 लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। मैं उनका नाम देना भी अभी उचित नहीं है। तो मैं हम चाहते हैं कि आठों सिंह की तरफ से यू शुड बी देयर, और जो भी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। तो मैंने बोला जी ऐसा है, मैं तो इधर जंगल में बैठा हूँ और आप मुझे चाह रहे हैं मैं दिल्ली कल सुबह 9 बजे पहुंच जाऊं, तो ये तो करीब करीब असंभव है। फिर भी अगर गुरुदेव बोलेंगे तो मैं कुछ रास्ता खोजूंगा। तो तो मैंने बोला आप गुरुदेव से एक बार पूछ लो, उनको आभास है मैं कहाँ पे हूँ, क्या क्या है। तो कहती इन्होंने कहा ठीक है, मैं चेक करके वापस बताते हैं आपको। तो वापस में इनका हमें फोन नहीं आया। तो इनका फोन नहीं आया तो मैं समझ गया कि ये जो फोन आया था इनका, ये गुरुदेव का एक तरीका था मुझे बताने के लिए, तुम चिंता मत करो मैं हूं, मुझे मालूम है तुम किस परिस्थिति में क्या कर। तो मैं डटा रहा, मैं उधर ओम नमः शिवाय चैंटिंग करता रहा। 2.5-3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि जितना भी पूरे देश में, मतलब ये अजीब कोइंसिडेंस है, मैं तो कोइंसिडेंस नहीं मानता हूँ वैसे, मैं तो अपनी गुरुदेव की शक्ति मानता हूँ और हमारी तपस्या मानता हूँ। तो वो जो 2.5-3 दिन से जो पूरे देश में सूखा था ना, वो पूरा पलट गया, पूरे देश में बारिश आने लग गया। जहां तहां बारिश आ रहा था, जिधर फोन कर रहा हूँ उधर बोले हाँ दिल्ली में बारिश आ रहा है, इधर बारिश आ रहा है, उधर बारिश ही बारिश आ गया, वो सूखा वूखा सब टल गया। तो ये 2.5-3 दिन बाद जिस घर में रह रहा था वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको किसी से मानता हूँ जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए। बोले चलिए। तो मुझे लेके गए। तो वहां पे और दूर कहीं अंदर 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 ले जाते रहे, वहां कहीं जाके एक किसी गांव के घर में बाहर जहाँ पे पशु रखते हैं, वहां पे चारपाई पे एक आदमी बैठा हुआ है। बोले आप इनसे मिलिए। तो वो जो थे उनका नाम रमिंदर सिंह,
और वो जो जो गुट मुझे मिला था, जिसने मेरा ऐसा अंग वस्त्र खींचा था, ये उनके कमांडर थे। तो बोला कि आप जो उधर शिविर लेते थे, आपके फोटोग्राफ्स भी यहाँ लाके देते थे वो हमारे लोग, और मुझे पता लगा था आप इधर शिविर ले रहे। और मैंने मैंने जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो मैं अपनी पूरी वो बोलते हैं ना सेल्स पिच देने लगा, जी हम आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और हम चाहते हैं आप पैसा इस मुख्य धारा में, जो भी है जो सब बताने लगा। तो तो ये बोलते हैं कि मेरे को ये सब बताने की जरूरत नहीं। बोले मैं तो कई साल से इंतजार कर रहा हूं आप लोग का। आप सोच सकते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत बहादुर हैं, हम जाके किसी को आत्मसमर्पण कराएंगे, गुरुदेव पहले ही उस तक पहुंच चुके हैं। हाँ, बोले हमने पेपर में पढ़ा था कि आपके गुरुदेव लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग से संपर्क कैसे करूं, और मैं तो आप लोग का इंतजार कर रहा था। तो मैंने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला अब क्या करना, वो मुझे बोलते अब जो करना आपको करना, मुझे क्या करना आप मुझे बताओ। फिर मुझे बोलते हैं मुझे आप इस दलदल से निकालिए। तो फिर बस फिर सारा जिम्मा मेरे पे आ गया। और फिर आगे जो प्रक्रिया होती है, फिर हमने सरकारी स्तर से मुलाकात की, बिहार के मुख्यमंत्री जो आज भी हैं उनसे मुलाकात की, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री से बात किया, फिर फाइनली जाके ना दिल्ली के माध्यम से ना बिहार सरकार से उनको जाके हम झारखंड में भी उनके कुछ केसेस थे, तो झारखंड में एक एसपी थे साकेत सिंह, आजकल वो डीआईजी हैं, आईजी हैं मुझे मालूम नहीं, आईआईटी कानपुर प्रोडक्ट थे। तो उनके साथ हमने बातचीत किया और उनको समझ में आया, फिर इनकी मुलाकात उनसे कराई, और फिर जाके इन्होंने आत्म समर्पण किया। आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे रमिंदर सिंह, तो उन्होंने बोकारो में जाके फिर सरेंडर किया, और आज जो है वो उनका बेटा जो मर्चेंट नेवी में है, वो वहीं झारखंड में जॉब करते हैं, और बोकारो कॉलोनी में ही उनको जगह भी मिली हुई है। कुछ देर उनको जेल में भी रहना पड़ा सरेंडर करने के बाद। तो आज भी हमारी कभी कभी समय समय पर बात होती है। उन्होंने कई कोर्सेज भी कर लिए आर्ट ऑफ लिविंग के। और तो ये ऐसा है, अभी हम तो इतना शॉर्ट में बताना ही ठीक है, ऐसे तो उसमें और भी बहुत कड़ियां हैं जो सारी बतानी संभव भी नहीं है ना। ठीक है, तो अभी 10:25 हो रहा है, आज के लिए काफी हो गया मुझे, नहीं ठीक नहीं। हाँ जी। तो समीर भैया मैं कुछ कुछ आपको ऐसा करता हूँ, रैपिड फायर कुछ पूछता हूँ, तो आप ओके। अपने शब्दों में कुछ बता सकते हैं शॉर्ट में। और लास्ट में एक जरूर वाईटीपी के यूथ्स के लिए आपका जो सालों से ये कमिटमेंट रहा या जो भी, उसको हाँ, लेके एक जरूर एक लास्ट एक मैसेज है ना, वाईटीपी के सब यूथ जो गांव में लगे हुए देश सेवा में, उसके लिए जरूर। तो मैं आपके लिए रैपिड फायर कुछ पूछूं जो मैंने भी नहीं सोचा है पर बोल रहा हूँ। तो मैं वर्ड बताता हूँ, आप अपनी तरफ से अपना जो भी बताना। तो भारत देश। बलिदान। ओके। डिवोशन। 1.8। भक्ति। वन 1.8। 1.8। ओके। कमिटमेंट। नेवर एंडिंग। जुनून। अनुभव की बात है ये तो। अनुभव की बात। गुरुदेव। अनकंडीशनल लव। वाईटीपी। जज्बा। समीर जॉली। क्या बात है। क्या बात है, वाह। ओके। सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड अभी कैसे बोलिए, मतलब हम तो मानते हैं सादा जीवन उच्च विचार। युवाचार्य। युवाचार्य योद्धा। ग्रेट। समीर भैया आपसे बहुत सारी कहानी है जो और भी सुननी है हमको वाईटीपी को लेके। तो बहुत सारे अपने वाईटीपी टीचर्स युवाचार्य सब देखते हैं, और सिर्फ वाईटीपी नहीं, सब जितने भी यूथ है इस कंट्री के, सब लोग श्योर। इससे इंस्पायर होते हैं। हर रोज कोई ना कोई लीडर अपने जो वाईटीपी के जो टीचर्स है, सीनियर टीचर्स, वो अपना अपने अनुभव अपने स्टोरी शेयर करते हैं। तो आज के लिए हम एक
जरूर आपसे एक संदेश चाहिए जो आपको हर बार मैंने एक क्रांतिकारी या क्या बोलते एक देशभक्त के रूप में देखा है। जब भी आप पब्लिक में जब भी बोलते टीआरएम में या कहीं भी, जब भी मैंने आपको सुना है तो आपका बड़ा क्या बोलते जोशीला और इंस्पायरिंग स्पीच होता है आपका। तो देश के लिए और वाईएलटीपी के युवाओं के लिए ये मिलके कोई ऐसा संदेश आप जरूर बताइए हम सबको। तो एक तो ये है कि हम सब जानते ही हैं कि अभी अपना देश भी बदल रहा है और ये परिस्थितियां भी बदल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो जीवन हमने पहले देखा है वो जीवन दोबारा एग्जैक्टली वैसा जीवन लौटने वाला है। लाइफ हैज चेंज फॉर एवर। तो हमको ये बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना। और हमारा जितना काम अभी, जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, तो हम ऐसा ना समझे, हम हमारा माइंड तो बोलेगा नहीं नहीं वो जैसा वाईएलटीपी होता था वैसे ही होना चाहिए। अब वैसा होगा नहीं होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता, है ना। तो हमको इस परिस्थिति में अपने आप को ढालना है। और मैं तो मानता हूँ, जो मैंने इसमें सब्जेक्ट मैटर में भी लिखा था, कि वाईटीपी का और आर्ट ऑफ लिविंग का और गुरुदेव का यही उद्देश्य है कि जो हमारे देश में रूरल अर्बन डिवाइड है, जो शहर और गांव का फासला, इसको कम करना है। और ये फासला जो मनों का फासला, उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि अभी वो फिजिकल फासला तो रहा नहीं है ना। तो ये हमको उस तरीके से इस युग के हिसाब से अपने आप को एक जल्दी से स्पीड से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड हमको एक मतलब फास्ट होना पड़ेगा। अभी अभी वो समय नहीं है। हाँ, सो अपने आप को अडेप्ट करके और उस तरीके से एडजस्ट करके हमको वी हैव टू बी सक्सेसफुल। वाईटीपी कोई पिछले कोई जमाने की बातें नहीं है या वो पहले होता था, ऐसा नहीं। आज के जमाने में आज के तरीके से कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, सबके पास मोबाइल्स है। गांव गांव में लड़कों के पास मोबाइल है, लड़कियों के पास है। उस तरीके से हमको कैसे भी एडजस्ट करके, मैनेज करके इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसमें चाहे प्रोजेक्ट भारत हो, मैंने भी प्रोजेक्ट भारत में गुरुदेव की कृपा से हरियाणा में काम किया। और मैं ये इधर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब तक मैं 3 गांव में नहीं जाता था तब तक मैं दोपहर का खाना नहीं खाता था। मेरे को एक ही बात याद आती थी कि औरंगजेब जब तक अपने वजन के बराबर जनेऊ में नहीं तोल लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। तो मैं ऐसे ठान रखा था कि कम से कम 3 गांव में जाकर, हर गांव में 5-5 जब तक प्रतिनिधि नहीं बना दूंगा तब तक लंच नहीं लेता था। तो हरियाणा में तब ऐसा हम लोग ने काम किया। और अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट में फिर वापस आ गया, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना है और स्पीड से अपने आप को चेंज करना। नहीं तो जैसे वो डायनासोर्स था ना, डायनासोर्स तो खत्म हो गए क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। तो हमको एडजस्ट करना, अडेप्ट करना है। और वो जज्बा वही है, पर हमारे तरीके बदलने पड़ेंगे। जज्बा तो हमारा वाईएलटीपी का है, और वो जज्बा जो वाईएलटीपी वाले वही जानते हैं। वो समझाने से नहीं समझ पाएंगे, हम ही जानते हैं। वो जगीश भाई और हम बात करते कि सभी जज्बा कैसे कैसे बताना है, ये ये आपने बहुत ही एकदम क्या बोलते टाइमली मैसेज दिया है। समय के साथ ढालना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी लॉकडाउन है तो आपको समीर भैया, सब व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी खबर ये है कि ऑनलाइन वाईएलटीपी भी शुरू हो गई है। तो ऑनलाइन वाईएलटीपीज का आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी वाईएलटीपीज इंडिया में बहुत सारे पावरफुल ट्रेनर्स सब ले रहे हैं। तो सब यूथ को मैं इनवाइट करता हूँ, समीर भैया और हम साथ में इनवाइट करते हैं, आप लोग सब इस ट्रेनिंग को लीजिए। इसमें जो खास करके जो देशभक्ति का जो जज्बा जगता है, दूसरों के लिए कुछ करने का जो जज्बा जगता है, वो अमेजिंग है। वो गुरु कृपा से हो जाता है। तो समीर भैया, आज बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम आपसे जरूर वापिस, मतलब थोड़े दिन के बाद, क्योंकि आपकी स्टोरीज का कहीं है, तो आपको हम बुलाएंगे वापिस। तो क्या बोलते हैं, वाईएलटीपी के लोगों का आप पे हक है। तो हम आपको जरूर बुलाएंगे एक बार फिर से। क्योंकि आपका जो फेवरेट डायलॉग है वो हमको भी बहुत अच्छा लगा, आई बिलोंग टू यू एंड वी बिलोंग टू ईच अदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी मैं भी बहुत सारी कहानी पहली बार सुन रहा हूँ। तो
और जरूर बात करेंगे आपसे। ठीक है। आप समीर भैया एक लास्ट में मुझे एक ऐसा कोई डायलॉग, आपका फेवरेट डायलॉग जो आप हर बार बोलते हो कोई भी टॉक में। मैं शायरी लिखता हूँ, आपके एक वो डायलॉग होते हैं। डायलॉग से ज्यादा एक मैंने पहला YTP जो लिया था उसमें हम लोग गाना एक बनाए थे, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, गुरुजी से मिलने हाँ, को हमें बैंगलोर जाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, वो भारत में क्रांति का YLTP बहाना है, वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। यही है जी। ठीक है। क्या बात है, ये तो एकदम केक के ऊपर चेरी आ गई। ओम नमः सुपर सुपर शिवाय। एंड, बहुत बढ़िया है सच में, रिश्ता पुराना है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अपने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स को भी मिलता हूँ तो ऐसा लगता है ये शरीर नया है, पर कभी ना कभी गुरुदेव के साथ रहे हम लोग और वापिस निस्संदेह, मिले। निस्संदेह एक दूसरे के तो साथ भी। थैंक यू समीर जय भाई, जय गुरु। गुरुदेव। आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। ये मैक्सिमम लोगों को शेयर करें आप लोग, और लोगों को भी कल के लिए जो नए लीडर्स के साथ जब हम आएंगे और अपने वाईटीपी टीचर्स के साथ, आप जरूर 9 बजे से 10:15 10:30 बजे तक हम लोग करते हैं। तो आप सबको स्वागत है। जय गुरुदेव भैया, गुड जय गुरु, नाइट। जय गुरु, जय गुरु, शुभ रात्रि।